सर्वभ्य नमो नमः। संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम प्रमुख संज्ञाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सवर्ण संज्ञा को देखते हैं कि किसे सवर्ण संज्ञा, किन किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी और किन किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, और जिन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए। तो इसके बारे में एक सूत्र बताता है और उस सूत्र का नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब यह सूत्र क्या कहता है, इसको देखने से पहले हम इसका पदच्छेद करेंगे, क्योंकि जब किसी भी सूत्र का पदच्छेद हो जाता है तो उसका अर्थ, उस सूत्र का अर्थ समझने में सरलता रहती है। तो आइए सबसे पहले हम जो इस सूत्र का जो पदच्छेद करेंगे वह इस प्रकार करेंगे कि जो प्रथम पद तो होगा क्या, तुल्य प्लस इसमें और क्या है, आश्य। उसके बाद में आएगा प्रयतन, प्रयतनम और सवर्णम। ये निम्न पद है। इसमें इस सूत्र का पदच्छेद क्या होगा, तुल्य, आश्य, प्रयत्नम, सवर्णम। अब हम इनके जो पद हैं उनके अर्थों को यहाँ देखते हैं कि इनके अर्थ क्या क्या हैं। जब इनके अर्थ समझ में आ जाएंगे तो इसका जो अर्थ है, इस सूत्र का जो अर्थ है वह भी बड़ी आसानी से आपको सरलता से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, तुल्य का अर्थ होता है क्या, समान। तुल्य का क्या अर्थ होता है, समान। आश्य का यहाँ पर तात्पर्य है मुख, अर्थात उच्चारण स्थान। क्या, उच्चारण स्थान। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, आश्य से मतलब मुख, मुख्य से उच्चारण स्थान से है। यहाँ जो प्रयतन, देखिए हमने जो पिछली कक्षा में कहा था कि अभ्यंतर को प्रयतन क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यहाँ है क्योंकि इसने कहा कि तुल्य मानी समान, आश्य मानी उच्चारण स्थान, प्रयतनम यदि यहाँ प्रयतन नहीं कहता और केवल यहाँ प्रयतन ही कहता तो उसके दोनों भाग लिए जा सकते थे। किसके दो भाग, यतन के। और यतन के दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो अभ्यंतर और एक बाह्यांतर। इसलिए यतन में क्या लेना है, यहाँ केवल अभ्यंतर को लेना है, और यहाँ केवल अभ्यंतर को दर्शाने के लिए इस प्रय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो प्रय है यह विशेष किसको दर्शाता है, यतन में अभ्यंतर को दर्शाता है। तो यहाँ जो क्या होगा, यहाँ क्या लिया जाएगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर यतन और सवर्ण संज्ञा है। अब उसके बाद में यहाँ इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है कि समान हो, क्या, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यतन, उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो यह सूत्र कहता है जिस वर्ण का या जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यतन समान हो उसकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं हम किन किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है और किन किन वर्णों की सवर्ण नहीं होती है, और होती है तो किस प्रकार होती है। आइए हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ ए, इधर लेते हैं आ। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें सवर्ण संज्ञा होती है या नहीं होती है, तो किस प्रकार होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसे अच जिसके उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं एक का जो उच्चारण स्थान क्या है, एक का उच्चारण स्थान है कंठ, क्या है, कंठ। और आक का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, एक कंडीशन तो सही है। अब दूसरी कंडीशन क्या, अभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए। तो इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वह क्या होगा, विवृत। स्वरों का क्या रहता है, विवृत, और इसमें भी विवृत। तो यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसकी जो ए और आ की, ए प्लस आ की सवर्ण संज्ञा
हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ उ और उ की। अब जो इनका उच्चारण स्थान है वह क्या है? होस्ट। क्या है? होस्ट। और बड़ा उ की भी क्या है? होस्ट। अब इनका अभ्यंतर परिवर्तन को देखते हैं। इनका अभ्यंतर परिवर्तन भी क्या होगा? विवृति होगा, क्योंकि स्वरों का हमेशा क्या रहता है? विवृति रहता है। तो यहाँ भी उ और उ की स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब उसके बाद में हम देखते हैं ऋक की। किसकी? ऋक की। ऋक का जो उच्चारण स्थान है, क्या उच्चारण स्थान है वह क्या है? मूर्धा। ऋटोर्षणाम मूर्धा। उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब यहाँ भी क्या है? मूर्धा। एक कंडीशन सही है। अब आता है अभ्यंतर प्रयत्न। क्या? अभ्यंतर प्रयत्न। अब यहाँ देखिए इसका जो अभ्यंतर परिवर्तन होगा वह क्या होगा? विवृत और विवृत। अब हम कह सकते हैं कि ए प्लस आ, यह क्या है? स्वर्ण संज्ञा हो सकती है इन वर्णों के बीच में। और किस किस में हो सकती है? उ प्लस उ में हो सकती है स्वर्ण संज्ञा, और रि प्लस रि में भी स्वर्ण संज्ञा हो सकती है। अब यहाँ आज के अंतर्गत हम यह देखते हैं, एक तो लरी आता है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद में आता है आज के अंतर्गत ही ए प्लस ई। अब देखिए यहाँ जो इसका एक का उच्चारण स्थान है वह तो क्या है? कंठ। और जो इक का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है। इनका जो अभ्यंतर परिवर्तन है वह क्या है? विवृत। और इक का भी क्या है? विवृत। अब देखिए यहाँ पर इस नियम की अवहेलना हो रही है, इस कारण यहाँ स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ण संज्ञा होने के लिए बताया था कि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर परिवर्तन समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अभ्यंतर तो समान है, लेकिन यहाँ उच्चारण स्थान समान नहीं है। इस कारण ए प्लस ई में स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं कि ए और आई में इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? कंठ तालु। और इसका भी क्या है? कंठ तालु। यह तो हुआ उच्चारण स्थान। अब देखते हैं जो अभ्यंतर परिवर्तन की। जो अब इसका जो अभ्यंतर परिवर्तन होगा वह क्या होगा? विवृत। क्या होगा? विवृत। इसका भी आई का भी क्या होगा? विवृत। अब देखिए यहाँ कंठ और तालु, ठीक है, दोनों का उच्चारण स्थान एक है, अभ्यंतर परिवर्तन भी एक है, लेकिन फिर भी यहाँ इसकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर यदि स्वर्ण संज्ञा हो जाती तो जो माहेश्वरी सूत्र में आई आउच का औचित्य ही समाप्त हो जाता, क्योंकि यहाँ पर यदि स्वर्ण संज्ञा होती तो ए आई आउ इन सूत्रों का कोई यहाँ पर अलग अलग होने का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस कारण यह उच्चारण स्थान और अभ्यंतर परिवर्तन समान होने के कारण भी यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। अब इसी प्रकार ओ और आउ में स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो यह तो हुई अचो की बात। अब यहाँ हम देखते हैं एक वार्तिक आता है, उस वार्तिक का नाम है रि लृ वर्णयो सावर्णम वाच्यम। और क्या यह वार्तिक क्या कहता है? इसको देखते हैं। यह वार्तिक कहता है कि लृ वर्ण, रि और लृ वर्णयो अर्थात दो रि और लृ वर्ण के मध्य सावर्ण संज्ञा या सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों होगी? इसको देखते हैं। क्योंकि अब देखिए पहले देखते हैं कि पहले वाले जो तुल्याश्य वाला जो सूत्र था उसका नियम फॉलो कर रहा है या नहीं, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका सूत्र है, जो इसका उच्चारण स्थान है वह क्या है? मूर्धा। और लृ का क्या है? दंत है। अब जो ये तो हुआ उच्चारण की बात। अब देखते हैं हम इसका अभ्यंतर परिवर्तन, अभ्यंतर को।
अब अभ्यांतर तो क्या होगा इसका विपरीत दोनों का, क्योंकि आचो का क्या होता है विपरीत होता है। अब देखिए यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। क्या इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है अलग अलग, और अभ्यांतर प्रयत्न एक है। तो इस कारण अभ्यांतर उच्चारण स्थान अलग अलग हो जाने के कारण इसके यहाँ क्या नहीं होनी चाहिए थी, शवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी। किस सूत्र के अनुसार तुल्याशय प्रयत्नम शवर्णम सूत्र के अनुसार यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पतंजलि जी ने यहाँ एक वार्तिक लिखा, और उस वार्तिक का क्या नाम है री लृ वर्णयो शावरणम वाच्यम। इस वार्तिक से री और लृ वर्ण की क्या हो जाती है शवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर री और लृ वर्ण की क्या हो जाती है शवर्ण संज्ञा हो जाती है। अब हम दूसरी संज्ञा के अब यहाँ एक और संज्ञा को देखते हैं। उस संज्ञा का नाम है संयोग संज्ञा। अब संयोग संज्ञा जो सूत्र है वह है हलो अनंतरा संयोग है। अब यहाँ हम सबसे पहले हलो अंतरा संयोग का पदछेद करते हैं। तो जब इनका हम पदछेद करेंगे तो जो इसके जो पद होंगे वह इस प्रकार होंगे, हल है प्लस अनंतरा, क्या अनंतरा प्लस संयोग है। इस तरह इसके पदछेद होंगे। हल है माने हल अर्थात व्यंजन, अनंतरा मानी बीच में, और संयोग मानी संयोग संज्ञा। तो अब इसका जो अर्थ होगा इस सूत्र का वह इस प्रकार होगा, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिसके बीच में कोई स्वर न आया हुआ हो तो वहां संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण एक शब्द लेते हैं, उदाहरण के तौर पर राष्ट्र शब्द। क्या लेते हैं राष्ट्र शब्द। अब जब हम राष्ट्र शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वह इस प्रकार होगा, रे प्लस आ प्लस श प्लस ट रे प्लस ए। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद होगा। अब देखिए इस सूत्र क्या, यह सूत्र क्या कह रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में कोई यदि स्वर ना आए तो वहां संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर दो वर्ण लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कि एक तो है स और एक है र। अब इन दो वर्णों के बीच में स और र, इन दोनों के मध्य कोई अच नहीं है, और यहाँ जो ट है वह क्या है व्यंजन। इस कारण यहाँ क्या हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार हम एक और लेते हैं, अग्नि शब्द को लेते हैं। अग्नि, अब अग्नि में क्या होता है कि ग और न, क्या ग और न, इनके दोनों के मध्य में क्या कोई अच नहीं है। इस कारण ग और न के अंतर्गत क्या हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब हम जो प्रमुख जो संज्ञाएं बची हैं उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।